हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमपी ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद। भारतीय संसद क्लास को हमने पिछले कुछ वीडियो में कवर किया है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन बच गया था। इस कारण आज हमने ये क्लास को स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में बता दूं कि भारतीय विधायिका के अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्य लोकसभा, ये सभी टॉपिक को हमने कवर कर दिया है, तो आप लोग उसे देखिए। आज के हम टॉपिक में हम भारतीय विधायिका के अंतर्गत हम संसद के कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, उसकी चर्चा करेंगे। फिर भी आज के क्लास में पूरा नहीं हो पाएगी, एक क्लास रह जाती है। इसके बाद आप लोगों का संघ के विधायिका जितने हैं तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम राज्य सरकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास लगातार ये नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। क्लास ज़रूर थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन हमने पिछले क्लास को समराइज करके हर एक पॉइंट को हम कवर करते हैं, जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संघ की विधायिका के अंतर्गत इसमें 3 टॉपिक बनते हैं। एक तो राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री। ये सभी टॉपिक बनते हैं केंद्र की विधायिका के अंतर्गत। लेकिन वहीं देखें हम संघ की विधायिका, जैसे हम भारतीय संसद का निर्माण जो कि ये 2 टॉपिकों में मिलकर बनता है। पहला स्टेप आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा जो कि लोकसभा से पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का निर्माण होता है। और वहीं देखें तो राज्यसभा के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति तो केंद्र का सरकार है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक शक्तियाँ जो है कैसे कैसे निर्माण होती हैं। यहाँ पर पहला कंडीशन है राष्ट्रपति, और दूसरा है संसद, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका। ये तीनों ने मिलकर ही हमारे देश के निर्माण में, हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान अहम किया है। वैसे तो देखा जाए तो भारतीय संविधान जो कि इसमें प्रथम अधिकार जनता को माना गया है, लेकिन हम कानूनी अधिकार के रूप में देखें तो इन्हीं लोगों का अधिकार है। तो भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हमारे हैं। केंद्र में वही प्रक्रिया है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन मानते हैं, क्योंकि इसे लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह है कि जनता इसमें डायरेक्ट अपना मेंबर चुनती है, और वही मेंबर जब वहाँ पर पार्लियामेंट पर पहुँचती है तो जितने भी समुदाय मिलकर अपने नेता यानी मुखिया चुनते हैं, वही मुखिया प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के समक्ष चारों ओर अपने देश के या इंडिया के भ्रमण करते हैं, अपने शासन प्रशासन करते हैं। उन्हीं को हम वास्तविक शक्तियाँ यानी वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मानते हैं।
अब हम राज्य के विषय में चर्चा करें तो राज्य में भी दो सदनी सरकार है। यहाँ पर भी केंद्र में राज्य के अंतर्गत विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, एक तो राज्य परिषद और दूसरा है विधानसभा। देखें तो विधान परिषद बहुत ही कम जगहों पर है, लेकिन विधानसभा हर एक राज्यों में उपस्थित है। तो इसकी चर्चा हम राज्य वाले टॉपिक पर जब करेंगे तब चर्चा करेंगे। आज हम केंद्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो केंद्र में शक्तियाँ यानी कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं भारतीय संसद को, तो इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों की आहूत करने की 17 वचन और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। चाहे भले ही राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक हो, फिर भी राष्ट्रपति का नाम चलता है। हमारे भारत में कोई भी, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य किया जाता हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए। तो इसीलिए कहा गया है कि जब संघ के विधायिका यानी लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा हो, अपने सत्र में सदन में नहीं चलता है, तब उसमें राष्ट्रपति को एक अधिकार मिला है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की आहूत कर सकता है, उसे हम खत्म कर सकते हैं, 17 वचन कर सकता है। ये लोकसभा का विघटन करने की उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद की प्रथम अधिवेशन और उसके 17 वचन या विघटन के बीच की अवधि को हम सत्र कहा जाता है। सत्र किसे कहते हैं कि संसद की प्रथम अधिवेशन और उसके 17 वचन या विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि संसद के बैठक लगातार चलती है, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ के मेंबर उपस्थित नहीं हो सकते, वो गायब हो जाती है। इस कारण वहाँ पर मीटिंग नहीं हो पाती है। जब मीटिंग नहीं हो पाती है तो सरकार राष्ट्रपति को सूचना करती है, तो उस समय राष्ट्रपति वही प्रक्रिया को चाहे तो 17 वचन करती है या विघटन कर देती है, उसी को हम सत्र कहा जाता है। दीर्घावकाश संसद के 17 वचन होने पर और नए सत्र में उसके समावेश होने के बीच के समय को कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। सदन की बैठक में विघटन 17 वचन स्थगन द्वारा समाप्ति की जाती है। केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। विघटन दो प्रकार के होते हैं, या पहले तो 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होने पर होती हैं, या फिर दूसरा कारण यह है कि आपात की घोषणा के दौरान विस्तृत अवधि की समाप्ति पर हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति जो शक्तियां इसमें वर्क करती हैं, लोकसभा के विघटन में 17 वचन करने में उन्हें पावर कहाँ से मिली है? संविधान के द्वारा अनुच्छेद 85(2) में दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। राष्ट्रपति विघटन और 17 वचन की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि राष्ट्रपति वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह करेगी। चाहे राष्ट्रपति के पास कितनी भी असीम शक्तियां क्यों ना हों, लेकिन वह बिना सलाह के, बिना मंत्रिमंडल के सलाह से वह नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे केंद्र की प्रेसिडेंट को नाम मात्र का शासक कहा गया है और वास्तविक शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री के पास होती हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लोकसभा संघ की विधायिका के अंतर्गत हम लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने बार बार लोकसभा या राज्यसभा की चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे ही लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही
ने अपना नेता चुनती हैं और उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में तैयार करती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने की शक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को एजेंट के रूप में या फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पे दोनों सदनों में समान रूप से लागू होने वाली बातें क्या है? अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद के सदनों तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। यहाँ पर कहा गया है कि संसद को कितने अधिकार हैं कि वे इस सदन में वह बोल सकता है। तो उन्हें प्राप्त है अधिकार के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को सदन में विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। संसद को सदन में बोलने के लिए, विचार करने के लिए, अपना अभिव्यक्ति पूर्ण करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई बातों या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय की कार्रवाई से अनुमति है। इसमें कहा गया है कि यदि संसद कोई भी डिसाइड करता है, कोई भी फैसले लेती है, तो उसे न्यायालय कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब देखते हैं संसद की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इनकी पहली शक्ति है कि अन्य व्यक्तियों को किसी भी समय दीर्घा से हटाने की शक्ति। दीर्घा का अर्थ यह है कि लंबे समय तक इनकी शासन प्रशासन, क्योंकि ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का रोल करती है। इसमें कोई भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित करने या फिर उनके अधिकार में नियम बनाने की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं। अपने आंतरिक मामलों का विनियमन करने की शक्ति। यंत्र यानी राज्य, केंद्र के अंतर्गत राज्य हैं, राज्य के अंतर्गत किसी भी स्टेट का नाम परिवर्तन या फिर वहाँ के क्षेत्रों का डिसेंट्रलाइजेशन करना हो, ये सभी कार्य संसद के हाथों में है। सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों के सदन के रूप में विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखते हैं कि शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण जो कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ लेते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुनी गई जो भी मेंबर है उसके समक्ष भी ये शपथ ले सकते हैं। अगला टर्म कंडीशन है कि व्यक्ति के सम्मुख संविधान और देश की संप्रभुता के प्रति सम्मान और श्रद्धा के अनुसार ये शपथ लेंगे। संसद सदस्यता का अंत। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में निर्वाचित है, यदि कोई सदस्य सदन की बैठक में लगातार 60 दिनों तक वह अनुपस्थित रहता है तो वह बिना अनुमति रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर टर्म कंडीशन डिसाइड किया गया है कि संसद में कोई भी सदन यदि चलता है तो वह लगातार 60 दिनों तक यानी 60 डे तक बिना पूछे, बिना अनुमति के वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगला पॉइंट है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 यानी 1985 में निम्न परिस्थितियों में भी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहाँ पर तो बैठक था, लेकिन 1985 में निर्णय किया गया कि संसद यदि किसी भी कारणवश वह अनुपस्थित होता है फिर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति यानी वहाँ पर मेंबर भरने के लिए अपनी सदस्य संख्या का एक
बटे 10 अर्थात जब तक सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित न हो तो संबंधित सदन की बैठक नहीं हो सकती। यहाँ पर गैरपूर्ति किया गया है, डिसाइड किया गया है कि जब इतना मेंबर ना हो पार्लियामेंट के अंतर्गत सदन में, तब ये बैठक नहीं हो सकती है। संसद में कुछ विधायी प्रक्रिया है। संसद को विधायी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, तो इसकी कुछ टर्म कंडीशन और ऐसे कुछ नियम हैं। इसको हम देखते हैं कि वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर राष्ट्रपति द्वारा सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक को संसद में पास होने के लिए 3 वचनों से गुजरना आवश्यक है। 3 वचन कौन कौन से हैं? संसद में पेश की जाने वाले विधेयक 2 तरह से होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक में वास्तविक यह है कि इसमें सरकारी आदमी कोई ही इस विधेयक को ला सकते हैं। पहला कंडीशन यही है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब गैर सरकारी के अंतर्गत देखते हैं कि अन्य सदस्यों द्वारा ले जाते हैं जो कि मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। साधारण विधेयक में अनुच्छेद 107 में बताया गया है, अनुच्छेद 107 में है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्तीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक कराते हैं। अनुच्छेद 107 में डिसाइड किया गया है कि हम किसे साधारण विधेयक मानते हैं और किसे नहीं मानते। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक हो उसे हम साधारण विधेयक मानते हैं। अब अगला हमारा रहता है धन विधेयक। धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 110 में, जो कि लोकसभा में केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही संतुति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वित्तीय विषयों से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। हमने ऊपर साधारण विधेयक में वित्तीय विधेयक की चर्चा किया था, तो वहाँ पर बताया था कि वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष, बाकी बार राज्यसभा में नहीं जा सकते। तो यहाँ धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, इसीलिए इसका डिसाइड 110 के अनुच्छेद में किया गया है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं, और यदि वह ज़्यादा समय तक वहाँ रोकती है तो फिर भी भले ही वह रोक सकता है, लेकिन उसके पास वो शक्तियाँ नहीं है कि वहाँ पर अपने पास रोके रहेगी। वहाँ से लोकसभा में पारित मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने अपना सहमति दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा के पास न तो उसे खत्म करने की शक्ति है और न ही उसे कोई संशोधन करने की शक्ति है। वित्त विधेयक या वित्त से संबंधित विधेयक होते हैं, या जैसे मान लीजिए राजस्व आय है, व्यय से संबंधित विधेयक। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वित्त विधेयक की चर्चा की गई है 117 में, दूसरा है 117 में, तीसरा धन विधेयक अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। किसी विधेयक पर धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय माना जाता है। इसे केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक 1968 के तहत संविधान संशोधन हेतु दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत
2/3 की आवश्यकता होती है राज्यसभा द्वारा। हमारे संविधान के अंतर्गत संशोधन करने की पावर हमें 368 देती हैं और इसमें कहा गया है कि कोई भी संशोधन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि जब इतना नहीं होता है तो संशोधन नहीं किया जा सकता है। अस्वीकार किए जाने पर बैठक नहीं बुलाई। यदि इस समय 2/3 बहुमत नहीं है, वहाँ पर अस्वीकार की जाती है तो ये बैठक नहीं बुलाई जाती दोबारा। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है कि किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत होने पर निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला चरण क्या है कि पहले चरण में किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई बिल प्रस्तुत करना होता है तो सबसे पहले संसद में जाएगा। वहाँ पर किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तावित करने से पूर्व सदन को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई बिल पास करवानी है संसद के मतलब लोकसभा के अंतर्गत संसद में भेजना है तो उस बिल को लाने से पहले से सूचना देनी पड़ेगी, उससे सूचना देना अनिवार्य है। संसद में विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा है, इसमें न कोई ट्रिक है न कोई ज़्यादा समझने की बात है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में समझिए कि कोई भी बिल पास करना हो, एक्ट पास करवाना हो तो संसद के पास जाएगी। संसद पहले जाने से पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी, इसी अनिवार्य है। संसद में विधेयक को प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र ही प्रकाशित होना पाठन कहलाता है। द्वितीय चरण के अंतर्गत इसके 3 हैं। पहला है सामान्य बहस होगी, इसमें समिति द्वारा अवस्था में विचार विमर्श की अवस्था मान जाएगी। ये सभी द्वितीय चरण में होगी। लेकिन तृतीय चरण में हम देखते हैं कि तृतीय चरण में तीसरा चरण में केवल इसमें स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने देखा कि पहले चरण में तो पेश किया जाएगा, दूसरे चरण में कहा गया कि उसमें सदन में दोनों ही मेंबर चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के अपना बात को डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे और तीसरे चरण में वो केवल स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, यही उसका डिसाइड होगा। अब अगले चल के हम चलते हैं राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला कंडीशन है कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर ले। दूसरा कंडीशन है कि विधेयक को न देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा रोका जा सकता है। तीसरा कंडीशन है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन के पास वापस भेज देना चाहिए, किंतु बिना संशोधन किए विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास वापस भेज जाने पर राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। यदि राष्ट्रपति ये तीनों कंडीशन तरह फॉलो करते हैं और राष्ट्रपति दोबारा के लिए भेज देते हैं, लेकिन जब वही बिल दोबारा पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेज सकते हैं कि हम बिल नहीं पास करेंगे, उनको करना ही करना है, करेंगे जरूर। अब हम देखते हैं धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान को निर्णय करता है। धन विधेयक डिसाइड होने के लिए कुछ टर्म कंडीशन अब बनाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो टर्म कंडीशन ये फॉलो करेगा तब हम उसे धन विधेयक मानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से ऋण लेने नियमित करना
या किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना हो, ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, इनके बारे में भी धन विधेयक कहलाता है। अगला कंडीशन है कि भारत की संचित निधि से किसी ब्याज के संबंध में धन दिया जाना। भारत की जमा पूंजी में किसी भी व्यय के लिए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ावा देना होता है। अगला है भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो तथा धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय माना जाएगा। इस निर्णय को न्यायालय या सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने डिसाइड कर दिया कि धन विधेयक है, तब इसमें न न्यायालय है बदल सकता है और न ही राष्ट्रपति, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। संसद में धन विधेयक की वैधानिक विधि को निम्नलिखित है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा के पास लौटा देना उनसे अनिवार्य है। अब हम चर्चा करते हैं वित्त विधेयक। साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो कि आय या व्यय से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल हैं। वित्त विधेयक द्वितीय पाठन के बाद प्रवर समिति को भेजा जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? धन विधेयक पूरी तरह वैधानिक होती है, इसे गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाती है। धन विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष अंतिम निर्णय का माना जाता है। साथ ही धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं कर सकता है, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क, आयकर संपदा, ये सभी शुल्क भारत की संचित निधि के अंतर्गत आते हैं। अन्य आयकर शुल्क एवं सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली धन प्राप्त होता है, वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। भारत का लोक लेखा समिति अनुच्छेद 266 जो में भारत सरकार पर निर्भर है, उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशि प्राप्त भारत लोक लेखा में जमा की जाती है। भारत की आकस्मिक निधि जो कि अनुच्छेद 267 में संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति है, इस निधि को हम भारत का आकस्मिक निधि कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण दे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और भारतीय संसद का थोड़ा सा भाग बच गया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।